वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो नाउ अब मैं हमारे लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर बी.एन. मिश्रा जी को इनवाइट करता हूं कि वो आगे इस कार्यक्रम को आगे ले जाए। श्रीमान बी.एन. मिश्रा जी। थैंक यू उपदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कोई भी कार्यक्रम है, डॉक्टर उपदेश जी, क्रेडिट वो आपको ही जाता है पूरी तरह से, क्योंकि आप सबको जोड़े रखते हैं हम सब लोगों को। आप सभी प्रतिभागी और सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित नारी शक्ति, आप सभी को प्रणाम। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम बहुत कम समय में, आप समझिए कि 1 या 2 दिन के अंतराल पे इस तरह का एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने के विषय में सोचा और उसको मूर्त रूप देने के लिए फोरम के सभी सदस्यों ने, खास करके डॉक्टर पुनीत कुमार ने उस पर बड़ी महती भूमिका निभाई। और आज उसी कड़ी में यह एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है कि महिलाओं ने किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, उसमें किस तरह से भूमिका निभाई थी, उस पर एक विचार विमर्श होगा, एक परिचर्चा होगी, बौद्धिक परिचर्चा होगी। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें इसके पहले हम डॉक्टर पुनीत कुमार जो लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के उपाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि सभी आए हुए मेहमानों का, देश के कोने कोने से जुड़े हुए प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें तथा लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के विषय में संक्षेप से आप सभी को अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर पुनीत कुमार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत कुमार लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के उपाध्यक्ष होने के नाते आपका इस वेबिनार कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी प्रतिभागी एवं सभी वक्तागण इसमें आमंत्रित हैं। ये इंटेलेक्चुअल फोरम का हम लोग करीब 1.5-2 साल पहले एक बार एक ऐसे ही जगह मुलाकात हुई, तो ये डिस्कस हुआ कि जो हम लोग का कार्य क्षेत्र है वहाँ के अपने विचार तो हम वहाँ पे शेयर कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य चूंकि एक चिंतनशील प्राणी है, कुछ विचार हम लोग में ऐसे उठते हैं जो कि हमारे विषय वस्तु के ना होके एक जनरल विचार होते हैं। तो उसको कहाँ शेयर किया जाए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग कभी भी गैदर होके अपने विचारों को शेयर कर सकें। तो एक इस तरीके का हम लोगों ने फोरम धीरे धीरे बनाया और विगत 1-1.5 साल में हम लोगों ने कुछ गतिविधियां छोटे स्तर की और कुछ बड़ी जो गतिविधियां की, उनमें एक श्री राजनाथ सिंह जी के साथ एक बैठक की थी हम लोगों ने, कॉफी विद द होम मिनिस्टर थे, कॉफी विद द होम मिनिस्टर। ऐसे ही अभी हम लोगों ने कुछ माह पूर्व एक वीर सावरकर जी के पौत्र संजय सावरकर जी आए थे लखनऊ, तो उनके साथ एक की थी जिसमें कई लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था। अभी हम लोगों ने 2 सप्ताह पूर्व करीब एक वेबिनार आयोजित की थी जिसपे कि हम लोग की जो आज के भारत पे
जहाँ पे हम अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करने की कोशिशें कर रहे हैं, उस पे हम लोगों ने एक वेबिनार की थी। और अभी उसके बाद भी एक दो वेबिनार की हैं जिनको सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड थी। आज हम लोग इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एकत्रित हुए हैं। निकट भविष्य में हम लोग के प्लान है कि कुछ अपने शहर को लेके, कुछ हमारे लखनऊ के बारे में हम लोग कुछ वेबिनार करेंगे आने वाले समय में। और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और अपनी जो चिंतन करने की अभिव्यक्ति है उसको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को खुले रूप से शेयर कर सकें आपस में। अपने विषय में तो हम लोग करते ही हैं, अपने पेपर्स भी लिखते हैं, सब कुछ अपने विषय में तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरे विषय में करने का अवसर नहीं मिलता। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमेशा इसे निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं आपका जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पुनीत, थैंक यू, धन्यवाद। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं खुद भी लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के तरफ से आप सभी का स्वागत, आप सबका अभिनंदन, वंदन। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं का क्या योगदान है, महिलाओं की क्या भूमिका रही है देश को आजादी दिलाने में, कितना श्रेय जाता है उनको, इसी सब बातों को लेकर के यह परिचर्चा रखी गई है। हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य में जितने लोगों की सहभागिता होती है, किन्हीं कारणों से उन सब का नाम मुख्य धारा में नहीं आता। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, चाहे वो देश को आजाद कराने के लिए हुआ हो या बहुत सारे समाज सुधार हुए हैं, उनके लिए वो आंदोलन किए गए हों। आंदोलन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के हाथों में सिमट करके रह जाता है, लेकिन अब उत्तर भारत, जब एक तरह से उत्तर आधुनिक भारत का युग है, ये उत्तर आधुनिकता का युग है, और इस युग में हर व्यक्ति के कामों को तरजीह देनी पड़ेगी, हर व्यक्ति के कामों को सराहना देनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं है कि करे कोई और यश कोई कमाए। सब व्यक्तियों को अपने किए हुए कामों का और अपने भाग्य का यश उसे मिलना ही चाहिए। हम सभी लोग ये जानते हैं कि महिलाओं ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आज ये बात कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि महिलाओं की भूमिका आजादी में क्या रही है, हम इस पे चर्चा करें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आजादी की लड़ाई में पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया, कर्मचारियों ने भाग लिया, समाज के हर तबके ने भाग लिया, कमजोर तबके ने भी भाग लिया, माइनॉरिटी के लोगों ने भाग लिया और दलित वर्ग के लोगों ने भाग लिया। लेकिन महिलाओं का भाग लेना एक अलग किस्म से दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी परंपराएं थी जो उनको किसी न किसी तरह से बांधे रखती थी, और उनको घर से निकल करके किसी आंदोलन में भाग लेना, अपनी बात को रखना और दूसरे को अपनी बातों से सहमत कराना, एक तरह से एक मेजॉरिटी तैयार करना, एक कॉन्शसनेस विकसित करना, राष्ट्रीय चेतना के बारे में लोगों को समझाना, बुझाना, ये और वो भी परिवार की जिम्मेदारियों को साथ रखते हुए। सबसे बड़ी जो बात है कि परिवार की जिम्मेदारी, यानी महिलाओं के जिम्मे जो भी काम किए गए हैं, दिए गए हैं,
उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यदि वो कोई काम करती हैं, किसी व्यवस्था में लगती हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक यादगार पल होना चाहिए और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर एक डिस्कोर्स होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे महिलाएं आज काम नहीं कर रही हैं। हर क्षेत्र में उनकी योगदान है, उनकी भागीदारी है, चाहे वो धरती के से लेकर के आसमान तक हर काम पूरी तरह से उनका एक योगदान है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उस बातों को अगर रखूंगा तो चूंकि विषय एक ऐसा है कि बहुत सारा एकदम मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए जो हमारे वक्तागण हैं, खास करके जो शीला जी हैं, प्रोफेसर शीला मिश्रा, संयुक्ता जी, और एक खासियत ये है कि इसके सारे जो इमिनेंट स्पीकर्स हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं और ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं, ये सब फीमेल हैं। ये भी किसी खास वजह से इसको हम लोगों ने किया है। तो आज इस पहले वक्ता की कड़ी में जो जिनका नाम है, हम डॉक्टर अनीता वाजपेयी को आमंत्रित करेंगे। अनीता वाजपेयी समाजशास्त्र विषय की एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, जो कि मैं पर्सनली कई जानता हूं। और ये सबसे बड़ी किसी भी महिला की के जो मल्टीपल भूमिकाएं हैं, जो उसकी रोल है, उसको निभाते हुए और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कामों को पूरा करे, ये सबसे बड़ी बात होती है। डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचारों को लाभान्वित करें। डॉक्टर अनीता वाजपेयी। नमस्कार सभी आए हुए विशिष्ट अतिथियों का और सभी पार्टिसिपेंट को माइक थोड़ा दूर कीजिए, माइक दूर कीजिए थोड़ा अपने। 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। अब ज्यादा दूर हो गया। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी गौरवमयी जो हमारा अतीत है उसको ताजा हम इसके माध्यम से करते हैं। हमारे आज की युवा पीढ़ी को ये बताने का अवसर भी होता है कि इस आजादी को प्राप्त करने में हमारे क्रांतिकारी नेताओं, जिनके सिर्फ वो नाम सुनते हैं, उन्होंने कितना बलिदान दिया है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। उनके योगदान के बिना ये आजादी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। कितने संघर्षों का सामना इसके लिए उन्हें करना पड़ा है। साथ ही साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आजादी के उन वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था। आज का जो विषय है इस डिस्कोर्स का कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, महिलाओं की भूमिका पर बात हम लोग करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा के रूप में देखा जाता है, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों ने समान रूप से भाग लिया। भारत की आजादी की लड़ाई का वर्णन अधूरा रह जाएगा अगर इसमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली नारियों का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि स्त्रियों का योगदान भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, अक्सर पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का दोयम दर्जा जो है, उसके चलते भी इस बात को प्रकाश में लाना बहुत जरूरी है कि स्त्रियों ने क्या महत्वपूर्ण योगदान इस स्वतंत्रता आंदोलन में किया है। क्योंकि महिलाओं ने जिस साहस, सहिष्णुता और वीरता से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, वो इतिहास के लिए की धरोहर के रूप में है। और सन 1857 की बात की जाती है क्रांति की, उसकी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है, स्वतंत्रता क्रांति की, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एक महिला थी, उनका नाम सभी जानते हैं, सभी कहते हैं, जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया था। स्वयं अंग्रेजों ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की थी और सर ह्यूरोज ने तो कहा भी था कि सैनिक विद्रोह के नेताओं में महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो सर्वाधिक बहादुर और सर्वश्रेष्ठ थी। तो उनका नाम तो बच्चा बच्चा आज भी जानता है कि बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है इसके माध्यम से वो अमर भी हो चुकी है और यूं भी हमारे इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है।
लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी अन्य महिलाएं हैं, जिसमें बेगम हजरत महल, जिनको कहा जाता अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण होने से, अपमानित होने से बचने की बजाय वो नेपाल की ओर चली गई थी और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। जीनत महल जो थी वो बर्मा में निर्वासित कैदी के रूप में जीवन यापन उन्हें करना पड़ा था। ये वो महिलाएं थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आ रही थी और देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। इसके बाद 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया गया, एक तरह से प्राप्त हुआ, और इसकी स्थापना के कुछ समय के बाद ही ये देखा जाने लगा कि इसके जो वार्षिक अधिवेशन थे उसमें भारतीय महिलाएं जो थी उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वर्ण कुमारी देवी और श्रीमती कादम्बिनी गांगुली जो है इन्होंने भाग लिया, और कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से अपना पहला भाषण दिया, और संभवतः यही भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश का शुभारंभ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो मातृभूमि के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी थी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इन महिलाओं को उत्साहित और संगठित करके एक तरह से उन्होंने ये लक्ष्य दिया कि महिलाओं को किस तरह से आगे लाया जाए और उन्हें भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लेकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। स्वदेशी के प्रचार प्रसार में, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में, शराब की दुकानों को बंद कराने में, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने घर से निकल कर आई और संगठित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति वो समर्पित होकर अपनी बहुत सारी यातनाओं को झेलते हुए उस समय राजनीतिक गतिविधियों की बागडोर उन्होंने संभाली। ये वो समय था जबकि हमारे बहुत से नेता, जो राष्ट्रीय नेता थे, वो ब्रिटिश सरकार की जेलों में बंद पड़े थे। उस समय महिलाएं निकलकर सामने आई और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया तो स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा। और इस कार्यक्रम के दो चीजें थी इस कार्यक्रम में, पहला था खादी का प्रचार करना और दूसरा था विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। इस कार्यक्रम में भी महिलाओं ने सूत काट कर विदेशी वस्त्रों का परित्याग करके अपना योगदान दिया। साथ ही साथ बहुत सारी संपत्ति और जेवरातों का भी उन्होंने दान किया, चंदा इकट्ठा किया, धरना दिया। ये वो कार्य थे जो कि अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे। उन्हें एक तरह से जो क्रांतिकारी करते थे वही कार्य महिलाओं के द्वारा भी किए जा रहे थे। इसमें हम जब राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं उस समय राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, श्रीमती सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान को इतिहास कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएगा। महिलाओं की सदियों से चली आ रही जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास और सामाजिक पिछड़ेपंथी की जो स्थिति थी, उसको गांधी जी के दर्शन ने बदल दिया था। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के स्थान पर साहस और जागरूकता और जो भी राजनीतिक परिपक्वता है वो दिखाई देने लगी। कुल मिलाकर जो महिलाएं हैं उनके उत्थान का ये स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो अन्य इसमें आंदोलन जो भी हो रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्ति से जुड़े हुए जो आंदोलन थे, उस समय महिलाओं ने इतनी जागरूकता आ गई थी कि वो घर से बाहर निकलकर राजनीतिक आंदोलनों में भाग ले रही थी। और इस कार्यक्रम में संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों की, संभ्रांत परिवारों की जो महिलाएं थी वो भी शामिल थी। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो थी वो जुलूस निकालने का कार्य, चरखा चलाना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, इन सब कार्यों से लोगों में उत्साह भरती थी। और जो ग्रामीण महिलाएं थी वो सूत काट कर देशभक्ति का परिचय दे रही थी और अंग्रेजों को कमजोर करने में या गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में बराबर कार्य कर रही थी। इसी तरह से हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाली महिलाएं हैं, उनमें कुछ के नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में ना तो कुछ लिखा गया है, कुछ शब्द लिखे भी गए होंगे और कहीं कहीं पर उनका उल्लेख भी नहीं मिलता है। इसमें भी कई प्रकार की महिलाएं हैं, जैसे राजघरानों की महिलाएं हैं। इनमें दक्षिण भारत के कित्तूर में रानी चेन्नम्मा ये पहली भारतीय वीरांगना है जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का नाम तो लिया जाता है, जब राजघरानों की बात आएगी तो झांसी की रानी का नाम आता है, लेकिन रानी चेन्नम्मा का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। रानी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी अपने नाबालिग पुत्र को राजगद्दी देकर स्वयं ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया था।
इसी तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर की रानी अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, इन्होंने भी अंग्रेजों से एक तरह से मोर्चा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो बेगम थी जीनत महल, इन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देकर अपने देश प्रेम का परिचय बराबर दिया। साथ ही साथ छोटी छोटी रियासतों की जो रानियां थी, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर बहुत योगदान दिया है। अवध की तुलसीपुर रियासत की रानी राजेश्वरी देवी, मिर्जापुर रियासत की रानी तुलमंद कोइर, इनके नाम इतिहास के पन्नों में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके योगदान को भी आप नकार नहीं सकते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं पीछे से ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान बराबर दे रही थी। कुछ साधारण महिलाएं जिनका नाम कोई जल्दी इतिहास के पन्नों पर भी दिखाई नहीं देता। हम बात करते हैं, जब बात होती है मंगल पांडे को सभी जानते हैं कि हाँ क्रांतिकारी थे, लेकिन 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को चर्बी लगे हुए कारतूस अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने वाली जो महिला लाजो है, लज्जो उसका नाम था, लज्जो वो अंग्रेजों की रसोइया थी। उस साधारण महिला ने अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए मंगल पांडे को इस बात से अवगत कराया और उन्हें उसके लिए चेतावनी दी। इसी तरह से ऊदा देवी का नाम जो है वो समय आता है, जिन्होंने पेड़ पे चढ़ के, कहा जाता है, 32 अंग्रेज सैनिकों को मार के लाया था। एक साधारण महिला थी। मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव की महिला महावीरी देवी और आशा देवी इस तरह की महिलाएं रही हैं जिन्होंने अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए अपने प्राण त्यागे। तो ये इस तरह की साधारण समाज की महिलाएं हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जैसे तवायफ समाज, प्रोस्टिट्यूशन को बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है, समाज के लिए समस्या के रूप में भी देखते हैं लोग, लेकिन ये भी वो तबका था महिलाओं का जिसको समाज में किसी प्रकार का सम्मान न मिलते हुए भी इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति के चलते उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों, बहुत सारे देशभक्तों की मदद की। और इसके साथ साथ इन्होंने इस तरह से, इसमें लखनऊ की हैदरी बाई, अजीजन बाई और मस्तानी बाई के नाम महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने पेशों का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। और कहा जाता है अजीजन बाई जो है, इन्होंने मर्दाना वेश में महिलाओं की एक टोली बनाई थी जो कि नाना साहब और तात्या टोपे की मदद करती थी। इसी तरह से 20वीं सदी की महिलाओं की बात, जिसमें हमने अभी बहुत सारे लोगों के नाम लिए, जिसमें सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर, ये सारी महिलाएं आती हैं। ये तो यहाँ पर इनका विशेष योगदान दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ विदेशी महिलाएं हैं जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महिलाओं ने विशेष योगदान दिया है, उनमें फ्रेंच बीका जी कामा जो थी 1907 में, इन्होंने तिरंगा फहराकर इसकी लॉ को, स्वतंत्रता की जो लॉ है उसको लंदन, जर्मनी और अमेरिका की संसद तक पहुंचाया था। लंदन में जन्मी एनी बेसेंट, मार्गरेट नोबेल, मैडलिन स्लेड, ये वो महिलाएं थी जिन्होंने गांधी जी का आखिर तक साथ दिया। तो इस तरह से इसके अलावा भी कहा जाता है कोई भी भारतीय परिवार ऐसा नहीं होगा, हम आप सभी जानते हैं, कोई भी भारतीय परिवार ऐसा नहीं होगा जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी महिलाओं ने पर्दे के पीछे से अपना योगदान ना दिया हो। जिन परिवारों के पुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, उन परिवारों की माँ, बहन, पत्नियां कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने उस चीजों को देखा है, समझा है, उनको सहयोग किया है, उस कष्ट को झेला है। उनके वीर गति प्राप्त होने पर उन्होंने परिवारों को संभाला है और आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है, वरना इतनी बड़ी सफलता इनके बिना संभव नहीं थी। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही। जी जी, थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी। इस कार्यक्रम का या इस डिस्कोर्स का तात्पर्य और रखने का मतलब ही यही था कि एक ऐसा डिबेट चले, एक ऐसा डिस्कोर्स चले जिससे उन महिलाओं के या समाज के उन तबकों का जिक्र हो जो मुख्य धारा में किसी कारण से नहीं आ पाते। जैसे नवाब तो चर्चा में रहते हैं, नवाब का नाम सब जानता है, लेकिन नवाब के जूते में जो पॉलिश करता है, नवाब को जो जूता पहनाने का काम करता है, उसे कोई नहीं जानते। रामायण महाभारत में जो बग्घी से चल करके रिक्शे
उससे चल करके सवारी करते हैं राजसी, उनको सब जानते हैं, लेकिन उस बग्घी को जो खींचता है उसे कोई नहीं जानते। एक सबअल्टर्न अप्रोच है सोशियोलॉजी में जो यही बताती है कि अब उनके इतिहास को लिखा जाना चाहिए, कमजोर वर्गों के इतिहास को लिखा जाना चाहिए, समाज के वह वर्ग जो अभी तक किसी न किसी कारण से अछूते रहे हैं उनके इतिहास को सामने लाया जाए। यही इस फोरम का मकसद था। इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का मकसद यही था कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे रह करके काम करती थी। वो घर में रह करके चौका बर्तन का काम करने के बाद भी लोगों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए प्रयास करती रहती थी और वो उनको तैयार करती थी। पुरुष लोग जब जाते थे तो बाद में जो घर का सारा कारोबार वही करती थी। वो उनके योगदान को नहीं भुला सकते। बिना उन कार्यों को किए कोई भी सफलता नहीं हो सकती। थैंक यू। अब इसके बाद हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी से कि अपनी बात रखें। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी प्राचीन भारतीय इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सामाजिक, खास करके बहुत अच्छी बात यह है कि कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, किसी भी तरह का सामाजिक विमर्श हो, उसमें अर्चना जी अपनी पकड़ रखती हैं और किसी न किसी बहाने वो अपनी आइडियाज को फ्लोर पे जरूर ले आती हैं। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। इस वेबिनार के संयोजक लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर BN मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीत कुमार जी, वेबिनार में चीफ गेस्ट जो अभी आई नहीं है, ऑनरेबल मेयर लखनऊ मिसेस संयुक्ता भाटिया जी, प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर अनिता वाजपेयी जी, डॉक्टर दोआ नकवी जी, डॉक्टर उपदेश वर्मा जी जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आप सभी को मेरा अभिवादन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जो भी लोग इस सेमिनार में, वेबिनार में सहभागिता कर रहे हैं, आप सभी को आज के राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के आयोजकों को, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बधाई देती हूँ कि आज के दिन आप लोगों ने इतना रोचक विषय रखा और भारत की स्वाधीनता में महिलाओं का क्या योगदान है उस विषय को चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे भी इस वेबिनार में भाग लेने का आपने अवसर दिया। वास्तव में महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पर्दे के पीछे से हो, चाहे वो पर्दे पर फ्रंट में आकर के हो, लेकिन महिलाएं सदैव किसी भी कार्य में अपने पूरे मनोयोग से अपना योगदान देती हैं और इसका उदाहरण अभी आज के परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है कोविड-19 और ऐसे समय में भी दो उदाहरण मैं देती हूँ। एक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर और दूसरा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम ये पाते हैं कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया, अपने पूरे उसका पालन पोषण करते हुए साथ साथ पूरी जिम्मेदारी को, प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हैं। और इन दोनों ही देशों में ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि कोविड-19 से जो पूरी दुनिया आक्रांत है, परेशान है, भयाक्रांत है, और इन दोनों देशों ने किस प्रकार उसको एक तरह से कंट्रोल करने में अपनी भूमिका दिखाई है। तो इस उदाहरण से भी महिलाओं की भूमिका किसी भी विषय में समझी जा सकती है। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा कि इफ यू वांट समथिंग सेड आस्क अ मैन,
इफ यू वांट समथिंग डन आस्क अ वुमन। कितनी अच्छी बात है। इसी तरह से एक चीनी कहावत है, विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। तो किसी भी कार्य में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम आते हैं भारत के स्वाधीनता संघर्ष की ओर। भारत की आजादी के संघर्ष को समझने के लिए एक आवश्यक उपदेश जी। हाँ, क्या आवाज ये आवाज सही क्या? नहीं, मेरी तो आ रही। हाँ नहीं, मैडम की घर बंद हो यहाँ गई से है। कुछ गड़बड़ हो गई, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम होगी सर। ये अपने यहाँ या मैडम के पास? मैडम के पास। हाँ उनका वीडियो भी चला गया है तो शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है कि लाइट वाइट की कुछ समस्या हो गई हो। हाँ वही हो सकता है, वही। शीला मैम, हेलो। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर हाँ दूसरे को करा लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 ओके। अब अर्चना जी का लाइट की वजह से कुछ व्यवधान आ गया है। पुनीत जी, हाँ अर्चना जी के यहाँ कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। तो नेक्स्ट स्पीकर कह रही हो? आ गई आ गई आ गई, आ गई है उनकी लाइट। हाँ आइए, जुड़िए जुड़िए। ओके, जुड़ रही हैं, आ गई। ठीक है जी, ठीक है। आदरणीय शीला मैडम। हाँ है अभी। ये इस पे दिखने का कुछ नहीं मिलता जो बक्ता लोग। हमारे इस पे दिखता नहीं पुनीत जी, पता नहीं कैसे। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हूँ। जी जी, हमने वो इस पे नहीं दिख रहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है जी। ये बड़ा सा दिक्कत है जी, क्योंकि आप ही की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, वो आप ही नहीं दिख पा रही है। नहीं, बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए चाह करके भी आपके कार्यक्रम का हम कोई एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहते। जी जी, क्योंकि आपका जो काम है वो खास करके हैं, आप स्टैटिस्टिक्स की टीचर, लेकिन काम आपका फेमिनिज्म पे भी बहुत जबरदस्त है। आपका जो सोशल साइड में काम है वो इन सब से ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ जी, अर्चना मैम शायद आ गई है। अर्चना जी आ गई। चलिए, हाँ शीला मैडम ऊपर। आ गई है कि नहीं आई थी? इसका एक विकल्प है ना, ऐसा हमारे पास भी पुनीत जी पहले हुआ था पहली बार, तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ये लोग अगर नहीं रहे तो कुछ समझ में नहीं आता फिर। नहीं, इन्होंने आ गई हैं, उनका माइक काम नहीं कर रहा है। तो इनको होस्ट बनाइए, कट गई होंगी वो। नहीं, वो होस्ट हैं, हैं? होस्ट हैं। मेरे ख्याल से आगे हम लोग शुरू करते हैं और मैम का जब माइक अगले वक्ता को बुला लीजिए। हाँ जी, लगाई। आप अगले वक्ता को बुला लीजिए।
हाँ, मैं 1 मिनट पूछ भी ले रहा हूँ, क्योंकि किसी भी वक्ता का जब उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में जोड़ रही हूँ तो उचित नहीं लगेगा। जी 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 बिल्कुल। जब तक उनकी पूर्व अनुमति न ले ली जाए, पुनीत जी, ये मतलब डेकोरम के खिलाफ होगा। हम लोगों को घर में भी तो रहना है। उसका ये वीडियो नहीं ऑन हो रहा, उपदेश जी, उनका कैसे होगा? माइक भी नहीं है और वो भी नहीं है। माइक तो कम से कम आ जाए। ऑन नहीं हो रहा है भाई। कैमरा दोनों नहीं होना। उनसे कहिएगा कि जो माइक वीडियो वाला ऑप्शन है, माइक वाला म्यूट को अनम्यूट कर लेंगे बस, वो वहाँ पे क्लिक करके। अनम्यूट करिए माइक वाला ऑप्शन जो है मैडम। नहीं, अनम्यूटेड है उनका। हाँ, हाँ, अब हो गया, अब आया, अब आ जाएगा शायद। आ गया। वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। नहीं, वीडियो आपने ऑन नहीं किया मैडम, आप उसको ऑन कीजिए। स्टार्ट वीडियो वो क्लिक करने पे ऑन नहीं हो रहा है। आप एक बार क्लिक करिए, उस पर टैप करिए, हो जाएगा मैम। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा है। तो आप अपना उद्बोधन ऐसे ही शुरू कर शायद दीजिए। सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही कंटिन्यू कर। ऐसे कंटिन्यू करिए मैडम। आप जो भी बोलेंगे वो भी हम लोगों के लिए आत्मवचन होगा। बोलिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए उसको मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है। इसका जो प्रथम चरण है वो गांधी के पहले वाला प्री गांधीयन पीरियड है, और दूसरा चरण है गांधी के बाद वाला जो 1919 से आरंभ होता है। तो पहले चरण को हम मान सकते हैं कि 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय से क्या चेंजेज आए भारत की राजनीतिक परिदृश्य में, वो ये थे कि भारत की राजनीतिक परिदृश्य में पहली बार एक ऐसा मंच मिला, जैसा डॉक्टर प्रोफेसर अनीता वाजपेयी ने अभी बताया, जिस पर पुरुषों की सहभागिता तो थी ही, साथ ही महिलाओं की सहभागिता भी उस पर आरंभ हुई। तो ऐसी दशा में ये एक ऐसा मंच था जिस पर धीरे धीरे प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं ने भाग लेना आरंभ कर दिया। और क्रमशः हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने इस प्रकार के कार्य करने आरंभ कर दिए जिससे अंग्रेजी शासन को भी कुछ भय उत्पन्न हुआ। इस ग्रुप में दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इन सभी राजनीतिक चिंतकों ने भारतीयों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रेस की आजादी, शासन में कल्याणकारी योजनाओं का समावेश, कृषि बैंक की स्थापना, पुलिस विभाग में सुधार, सिंचाई सुधार, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर काम, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति में वृद्धि करने का कार्य, शिक्षा में सुधार के कार्य आदि अनेक विषयों में कार्य आरंभ किया। तो भारतीय कांग्रेस की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ने लगी तो अंग्रेजी शासन को इनके प्रति एक भय उत्पन्न हुआ, और इस भय के कारण अंग्रेजी शासन ने कांग्रेस की गतिविधियों में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो नरमपंथी आंदोलन है वो चला जाता है 1906 ईस्वी में, उग्र तेवर हो जाते हैं इसके, और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के हाथों में चला जाता है, और कई वर्षों तक ये गरमपंथी ग्रुप माना जाता था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। तो इस ग्रुप के द्वारा कांग्रेस की गतिविधियां जारी रहती हैं। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है, और भारतीयों को बड़ी आशा थी कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत एक बार फिर से स्वशासन की दिशा में अंग्रेजों की ओर से कुछ हमें अधिकार दिए जाएंगे। परंतु जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो दृश्य था, लोगों को यह समझ में आ चुका था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन देना स्वीकार उनको नहीं था, और ऐसी दशा में भारत के लोगों में, और यही वो काल था
जब भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के मंच से अनेक प्रकार की गतिविधियां जारी थी, भारतीय पुनर्जागरण का काल था, तो भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति एक पुनर्जागरण का माहौल था और इस माहौल में उनको अपनी संस्कृति के प्रति जो गौरव का बोध हुआ, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक माहौल बनना आरंभ होता है। और इसी सिचुएशन में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर एक बहुत बड़े, एक अद्भुत व्यक्ति का आगमन होता है, जिसको पूरी दुनिया में गांधी के नाम से जाना गया। ये गांधी का जो युग है, भारत की राजनीति में इनका प्रवेश है, ये एक ऐसा व्यक्ति था, अद्भुत आश्चर्यजनक व्यक्ति था, जिसने भारत को शांति के माध्यम से, शांति के मार्ग से क्रांति करवा दी और क्रांति के सारे लक्ष्य शांति के मार्ग को अपना करके प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो ये जो गांधी का पीरियड है, गांधी ने कलकत्ता कांग्रेस में पहली बार ये असहयोग आंदोलन का अपना विचार रखा था और नागपुर कांग्रेस में इसको मिल गई स्वीकारोक्ति कि ठीक है, हम असहयोग आंदोलन करेंगे। और यही वो युग है जब भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है। ये बदलाव किस प्रकार का था? गांधी ने पहली बार, गांधी को महिलाओं पर बहुत भरोसा था और इन्होंने महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इनके विचार इस प्रकार के थे, इनको इस बात का पूरा अंदाजा था कि महिलाओं का भारतीय राजनीति में जब प्रवेश होगा तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश के बाद गुणवत्ता कार्य की या कार्य और भी उचित प्रकार से संपादित होंगे। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आह्वान किया और अपने भाषण में एक बार गांधी जी ने कहा कि जब तक इस कार्य में महिलाएं पूरी तरह सहयोग नहीं करती हैं, तब तक स्वराज की आशा करना व्यर्थ है। महिलाओं ने स्वदेशी का वर्ण किया गांधी जी की प्रेरणा से और सूत काटना आरंभ कर दिया। अब ये सूत काटना एक ऐसा विचार था जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देने वाला, आमूल चूल परिवर्तन करने वाला विचार है। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो अनेक कमियां हमें दिखाई पड़ रही हैं, उस युग में हम पूरी तरह से अंग्रेजी शासन के पर निर्भर थे और विदेशी वस्त्र बड़े लोकप्रिय थे, लोग बड़े चाव से उसको पहन रहे थे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने जो वस्त्र आंदोलन, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की योजना प्रस्तुत की और सूत काटना, घर घर में सूत काटा जाने लगा और खादी को, जैसा कि डॉक्टर अनिता वाजपेयी जी ने कहा कि खादी को पहनना बहुत गौरवपूर्ण माना जाने लगा। तो इसी परिदृश्य में धीरे धीरे महिलाओं का जुड़ाव अपने किसी कार्य के माध्यम से भारतीय राजनीति में होता है और फिर वो दिखाई पड़ता है कि अलग अलग समय पर वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति में जुड़ जाती हैं। जैसे जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो हजारों की संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा, विजयलक्ष्मी पंडित, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर इत्यादि महिलाओं के नाम अग्रणी दिखाई पड़ते हैं। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें एक नारा दिया गया, करो या मरो, यानी कि अब कोई आर पार की लड़ाई है, या तो अंग्रेज बाहर जाएंगे, भारत छोड़ देंगे, और या तो हम संघर्ष करते हुए अपना बलिदान कर देंगे। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुष वर्ग ने जो अपना कार्य निर्धारित किया वो था रेल की पटरियां उखाड़ना, पोस्ट ऑफिस और सरकारी कार्यालयों को बंद करना, जिससे कि अंग्रेजी शासन पर प्रहार किया जा सके, अंग्रेजी शासन को ठप किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में नारियों की क्या भूमिका थी? जब पुलिस का दमन चक्र बढ़ता है
और राष्ट्रवादियों की नेतृत्व करने वाले पुरुषों की, नेताओं की गिरफ्तारियां आरंभ होती हैं, तब एक भूमिगत महिला कांग्रेस की स्थापना होती है और महिलाएं भूमिगत रहते हुए जो लक्ष्य बड़े बड़े नेताओं को पूरे करने थे, वो सभी लक्ष्य महिलाएं उसको पाने का प्रयास करती हैं। सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और मृदुला साराभाई ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपना नाम और अपनी पहचान को छुपा करके अनेक ऐसे कार्य किए जिससे भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाया जा सके। उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री रहे हैं बीजू पटनायक साहब। बीजू पटनायक वायुयान चालक, बहुत अच्छा हवाई जहाज उड़ाते थे और सामान को इधर से उधर ले जाने के क्रम में उन्होंने अरुणा आसफ अली आदि को गुप्त रूप से दूसरे स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया। और ये किस कारण से किया जाता था? जिससे भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किया जा सके, भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व दिया जा सके और उसकी गतिविधियां जारी रखी जा सके। इसी क्रम में उषा मेहता ने मुंबई में एक भूमिगत रेडियो का संचालन का कार्य किया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समाचारों को और नेतृत्व के भाषणों को प्रसारित किया जाता था। इस पूरे रेडियो प्रसारण को अंग्रेजों ने इसको ढूंढने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये लोग स्थान बदल बदल करके इसका ऑपरेशन जारी रखे थे, संचालन जारी था, प्रसारण। और एक समय ऐसा आया कि जबकि उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये महिलाएं फिर जीवन में वापस लौट करके नहीं आ सकी। तो ऐसा बलिदान इन महिलाओं का समय समय पर इसमें होता रहा है। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने जेल यात्रा भी की अपने स्वाधीनता संघर्ष में, और गांधी जी का जो साहस और दृढ़ता और प्रेरणा गांधी जी को प्राप्त हुई वो कस्तूरबा के माध्यम से प्राप्त हुई और जिसकी वजह से वो इतना अच्छा कार्य कर सके। तो इस प्रकार ये श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने 1914 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी ब्रिटेन में, और भारत में 1916 में तिलक जी ने होम रूल की डिमांड की थी और बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में एनी बेसेंट भी भारत में आती हैं। भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। 1917 की कांग्रेस में उनको प्रेसिडेंट चुना गया था और भारत में शिक्षा के जगत में एनी बेसेंट का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजघाट बेसेंट स्कूल की स्थापना की, मद्रास में ऋषि वैली में स्कूल की स्थापना की। उन्होंने भारत को या कह लें कि पूरी दुनिया को एक अद्भुत फिलोसोफर दिया। जद्दू कृष्णमूर्ति जो कि बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं दुनिया में, उनके अपने विचार बड़े प्रेरक हैं। एनी बेसेंट ने उनको बचपन में ही उनकी क्षमताओं का आकलन करके उनको शिक्षित करने का कार्य किया और एक पूर्ण विकसित मस्तिष्क के रूप में उनको दुनिया के सामने रखा गया। तो जद्दू कृष्णमूर्ति एनी बेसेंट की देन है, हम ये कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जबकि भारतीय महिलाओं ने, सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद के साथ उन्होंने काम किया, इसी प्रकार मीराबेन जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी की पुत्री थी और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को छोड़ करके भारत में रह करके साधारण रूप से जीवन व्यतीत किया, पूरा आजीवन यहाँ पे रही, वो गांधी जी के साथ निरंतर रही। तो देशी विदेशी अनेक महिलाओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण एक दो नाम हैं, वो छूटने नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भारत की जो पहली क्रांति की बात सोची गई थी, वो सोची गई थी एक महिला के द्वारा, और उस महिला का नाम आज भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उस महिला का नाम आता है, वो महिला एक मॉडल के रूप में उभर के आती हैं और वो नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई की क्या खास बात थी? ये इनकी 13 वर्ष की अवस्था में झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हो गया था और उसके बाद इनका एक पुत्र भी हुआ, परंतु 4 महीने के करीब उसकी मृत्यु हो गई। फिर इन लोगों ने एक दत्तक पुत्र लिया था
उसको अंग्रेजों ने स्वीकारोक्ति नहीं दी, उसको उचित नहीं माना कि इसको शासन का अधिकार हम नहीं देंगे। ऐसा राज्य हड़पने की नीति के कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। इस सब परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और उन्होंने आजीवन ये व्रत ले लिया। पूरे समय वो अंग्रेजी शासन से लड़ती रही, अंग्रेजी सेना से लड़ती रही, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने एक पूरी योजना बनाई थी, अनेक राजाओं के साथ मिलकर के, दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर के, अवध के नवाब के साथ मिलकर के, कि किस प्रकार पूरे भारत में एक साथ एक अद्भुत क्रांति की शुरुआत होगी। और इसकी तिथि रखी गई थी 31 मई 1857। दुर्भाग्य से करीब 3 हफ्ते पहले 10 मई को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा इस क्रांति का विस्फोट हो जाता है, परंतु ये क्रांति जो आग पकड़ती है फिर वो भारत में सुलगने लगती है, सभी स्थानों पर सुलगने लगती है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने बिल्कुल अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, और अंतिम दम तक उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो युद्ध करती थी, पुत्र को पीठ पर बांध करके, घोड़े की रास को दांतों में दबा करके और दोनों हाथों से अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए तलवार चलाने का कार्य करती थी। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा संक्षेप। हेलो। अच्छा, तो फिर ये रानी लक्ष्मीबाई इस तरह का नाम है। इसी प्रकार एक और नाम, बस मैं 2 नाम और लूंगी। एक नाम है, जो कि हम अवध के निवासी हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह साहब थे। 1856 में अंग्रेजों ने इनको निर्वासित कर दिया, इनको गद्दी से उतार दिया और बढ़िया बुर्ज कलकत्ता में रहने के लिए भेज दिया। इनकी एक बेगम थी, बहुत सारी बेगम थी, लेकिन इनमें एक बेगम हजरत महल, इन्होंने बिल्कुल आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया, और इन्होंने रियासतों और तालुकेदारों और छोटे मोटे राजाओं से मिल करके अंग्रेजी शासन का लोहा लिया, और रेजिडेंसी पर आंदोलनकारी क्रांतिकारी इन लोगों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। और लखनऊ को पूरी भारत में बहुत आसानी से अंग्रेजों को सफलता मिली थी, लेकिन लखनऊ में सफलता प्राप्त करने के लिए उनको बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा, और इस आंदोलन का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया, जबकि इनके पति को गद्दी से उतारा जा चुका था, और ये आजीवन इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। बाद के दिनों में ये काठमांडू में जाकर के रही और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। बहुत बाद में इनके पुत्र को फिर से स्वीकारोक्ति मिल गई। इसी प्रकार एक और मैं नाम लूंगी, सिकंदराबाद की लड़ाई जो हुई थी अंग्रेजों की, उसमें ऊदा देवी नाम की एक महिला ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। एक पीपल के पेड़ पर चढ़ करके गोला बारूद और एक बंदूक के साथ वो महिला 2 दर्जन से ज्यादा ब्रिटिशर्स को मौत की नींद सुला देती है, और जब पता चलता है कि इस पीपल के पेड़ से गोलियां आ रही हैं, तो उधर निशाना करके जब गोलियां चलाई गई, तो उस पर से जो गिरा शव वो एक महिला का था। तो उस समय लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक महिला ने अकेले के दम पर 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों की हत्या की है, और लोगों को गेट के अंदर आने से रोके रखा है सिकंदराबाद के एरिया में। तो इस तरह की बातें। इसी प्रकार एक नाम और है लखनऊ से जुड़ा हुआ, दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी के पति भी क्रांतिकारी विचारों के थे। इन दोनों ने मिलकर के भारतीय क्रांति, खासतौर से चंद्रशेखर आजाद और इन लोग भगत सिंह इत्यादि के साथ बहुत अधिक कार्य किया। एक बार दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी के रूप में अपने को छुपा करके रेलवे की यात्रा भी की थी, और अभी 1999 ईस्वी में लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। तो ये ऐसे चुने हुए नाम हैं जिनको हम लोग नाम लिए बिना भारतीय स्वतंत्रता की गाथा को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं आयोजकों को इस विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ, और इस अवसर पर इन सभी महिला क्रांतिकारियों की, संघर्ष करने वाली महिला नेत्रियों की, सरोजनी नायडू जो भारत की में आजाद भारत में पहली राज्यपाल बनाई गई थी, महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, इंग्लैंड से इनकी शिक्षा हुई थी, किंग्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। तो इन्होंने ये कविता बहुत सुंदर लिखती थी, काव्य संग्रह लिखे इन्होंने, और साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने अद्भुत काम किया।
तो ये ऐसे अनेक नाम हैं जो भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी अलग जगाए हुए थे। आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम सब उनको एक भावपूर्ण नमन करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सारी घटनाओं को और बहुत सारी उन महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम में और भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर दोआ नकवी को। डॉक्टर दोआ नकवी अरबी फारसी भाषा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं दोआ नकवी, और खास करके महिलाओं के मुद्दों पर और जेंडर इश्यूज पे बहुत सारा काम दोआ कम उम्र से ही कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत सारा कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि कुछ इंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कराया था इन्होंने, जिसमें देश और विदेश के कई सारी नामी गिरामी हस्ती जो महिलाएं हैं उन हस्तियों को बुला करके और इन्होंने बहुत सारा एक इंटरेक्टिव सेशन किया था। वैसे भी ये देश और दुनिया में बहुत सारा काम करती रहती हैं। डॉक्टर दोआ नकवी अपने विचार समय के अंतर्गत ही। जी सर, जी एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना। अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आकर नदियां आपस में मिल रही हैं। कलियां मोहब्बतों वाली शाखों पर खिल रही हैं। ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस सेशन में मौजूद सभी जो मेरे सीनियर हैं, जितने भी पैनलिस्ट्स हैं, डॉक्टर अनीता बाजपेयी जी, डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका जी, साथ ही प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले डॉक्टर वीएन मिश्रा जी और डॉक्टर रुपदेश वर्मा जी, जो कि लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम का बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और वीएन मिश्रा जी को तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस भव्य अवसर पे मुझे बोलने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है। हालांकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, और अनीता मैम और अर्चना मैम जैसे गुरुओं से आजादी के संग्राम के बारे में सुनने के बाद मेरे पास दामन में कुछ रह नहीं गया है। तो मैं आशा करूंगी कि मैं अपनी बात बहुत बहुत जल्दी जो है वो समाप्त कर दूं, ताकि आप प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकें। देखिए, आजादी की जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बहुत एक अहम भूमिका निभाती है भारत के इतिहास में। अगर आप अनुमति दें तो मैंने एक बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसके हवाले से अगर मैं ये बात समझाती रहूंगी तो मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे छात्र हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, तो उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ी सी रुचि आएगी इस सेशन को सुनने में। और मेरा टॉपिक जो है वो है फियर्स एंड बोल्ड एंड फायरी वुमेन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये टॉपिक मैंने चुना है। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। उपदेश जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में ये जो संग्राम है, ये 1 या 2 या 3 महिलाओं से मिलकर के नहीं बना। ये उन सैकड़ों महिलाओं का बलिदान है जो कि इस संग्राम में जुड़े, उन माओं का जिन्होंने अपने बेटों की आहुति दी, उन बहनों का जिन्होंने अपने भाइयों की आहुति दी, उन बेटियों का जिन्होंने अपने पिताओं को आजादी के संग्राम में के लड़ाई में जुड़ने का अवसर दिया, और उन पत्नियों की जिन्होंने अपने सुहाग की आहुति दी। इस श्रृंखला में वैसे तो कई बातें ऑलरेडी इस सेशन में हो चुकी हैं, बट ये बात कह देना जरूरी है कि गांधी जी ने औरतों के इस
बलिदान को देखा, औरतों की इस शक्ति को देखा और अपने आंदोलनों में सत्याग्रह और अहिंसा जैसे पहलू जो कि औरतों के अंदर बाय नेचर होते हैं, औरतें बाय नेचर ही एक अहिंसा को प्रैक्टिस करती हैं अपने जीवन में, तो उस क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने औरतों को इस संग्राम से जोड़ा और उनके साथ बहुत सारी अच्छी घर की महिलाएं जैसे कि अर्चना मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी सभी जुड़ी। लेकिन ये कहानी उन महिलाओं से हट करके उन साधारण महिलाओं की भी है जिन्होंने एक तरह से अपने घर के अंदर रह करके या समाज में छोटे छोटे बदलाव ला करके भी स्वतंत्रता को हमारे हवाले कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बट कुछ महिलाएं, कुछ मेन महिलाएं हैं जिनके बारे में मैं आज खास करके अपने छात्रों से बात करना चाहती हूँ। इंटरनेट पे खोजा, तलाश किया तो 70-100 ऐसी महिलाएं निकली कि जिन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। लेकिन सबसे पहली इस श्रृंखला में जो मुझे लगा कि जिन्होंने सबसे अच्छा और सबसे बढ़कर योगदान दिया वो थी कल्पना दत्ता। बहुत कम लोगों को पता है कि कल्पना दत्ता जो है वो एक साधारण परिवार से होती हुई शर्मीली शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में और उनके ख्वाबों में आजादी का एक दृश्य था। जब ये प्रीतिलता वाडेकर से मिली तब इन्होंने गुएरिला वॉरफेयर की तालीम हासिल करके और रेवोल्यूशनरीज के लिए बॉम्ब बनाना शुरू किया। आप सोचिए उस दौर की महिला जिसको ना अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, ना अच्छे बैकग्राउंड से वो थी, लेकिन तब भी क्योंकि वह आजादी के लिए इतना ज्यादा प्रोत्साहित थी, उन्होंने कई रेवोल्यूशनरीज के लिए कॉटन बॉम्ब्स बनाने का काम किया और इसी के चलते कई सालों तक उन्होंने अपना जीवन जेल में भी व्यतीत किया, जहां पर ब्रिटिश सैनिकों की ब्रूटैलिटीज को भी इन्होंने बहुत सराहनीय तरह से उसको झेला। इसी श्रृंखला में दूसरी जो जिनकी चर्चा हो भी चुकी है थोड़ी बहुत इस सेशन में, वो है कित्तूर रानी चिन्नम्मा। कित्तूर रानी चिन्नम्मा जो है वो बहुत 1824 का जो संग्राम था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक योगदान अपना दिया। मेन बात तो ये है कि इन्होंने अपने पति और अपने पुत्र को बहुत ही छोटी उम्र में गवा दिया था। इतनी बड़ी आपदा और इतने बड़े हादसे से बिल्कुल भी परेशान ना होकर के कित्तूर रानी चिन्नम्मा ने एक प्रण लिया कि वह अपने देश को, भारत को ब्रिटिश सैनिकों से बचाएंगी। तो कित्तूर रानी चिन्नम्मा का भी इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता संग्राम में भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलते हुए मेरी पसंदीदा कहानी है मूलमती जी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मूलमती जी श्री राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। किसी भी बेटा या बेटी के व्यक्तित्व को तराशने में जो रोल एक माँ का होता है वो किसी का नहीं हो सकता। पर मूलमती क्या थी? मूलमती तो एक साधारण माँ थी, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल की मार्गदर्शन किया और उनको आजादी के लिए संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया। हैरत की बात तो यह है कि जब श्री राम प्रसाद बिस्मिल गुजर गए तो मूलमती ने एक सभा को संबोधित किया और अपने दूसरे बेटे यानी कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल के छोटे भाई को भी आजादी में अपनी जान देने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी थी उस समय की महिलाएं। जब बात हम रोल ऑफ विमेन इन इंडिया स्ट्रगल करते हैं तो हमें इन सभी महिलाओं की, इन सभी माओं की, इन सभी बेटियों को की सराहना करना नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह से जो अगली लेडी हैं, अगली फ्रीडम स्ट्रगलर हैं, वो है उड़ा देवी। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का तो बहुत बड़ा हाथ है और उनको तो सभी संबोधित करते हैं, लेकिन उड़ा देवी जो कि एक वॉरियर थी, लखनऊ की रहने वाली थी, इन्होंने अकेले ही 30 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। युद्ध के दौरान ही इनको पता चला कि इनके पति भी शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोया। इन्होंने मर्दों का वस्त्र धारण किया, ये पेड़ पर चढ़ी और वहां से इन्होंने लगभग 30 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। आप इन सब औरतों में सिर्फ ये बात देखिए कि किसी के ऊपर अगर इतनी बड़ी आपदा बीत जाएगी तो वो कुछ तो टाइम लेगा अपने आप को संभालने के लिए, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि औरतें जैसे जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वह अपने सारे जीवन को भूल करके, सारे इतिहास को भूल करके वह सिर्फ एक जुनून के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी।
इसी तरह से जानकी अथी नहप्पन, जिनको रानी ऑफ झांसी के लेडीज रेजिमेंट को हेड करने का मौका मिला। जानकी अथी नहप्पन जो है वह बहुत ही गुएरिला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा सक्षम थी और इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह अपने राज्य को ब्रिटिश सैनिकों से बचा सके। इसी श्रृंखला में मतंगिनी हाजरा, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये पक्की गांधीयन थी, सादा जीवन व्यतीत करती थी, खादी पहनती थी और इन्होंने कई बार जेल में सजा काटी। क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसके दौरान इनको पुलिस ने गोली मार दी। हाथ में तिरंगा था, उसको जमीन पर नहीं गिरने दिया, वंदे मातरम के नारे लगाती रही। 3 गोलियां खा करके ये शहीद हो गई, लेकिन अपना नाम स्वर्णाक्षरों में स्वतंत्रता संग्राम में ये लिखवा गई। इसी श्रृंखला में भीमाबाई होलकर, एक बहुत ही सुंदर महिला, जिनको भीमा का नाम दिया गया इनकी इनडोमिनेटेबल बोल्डनेस की वजह से। विधवा होने के बावजूद इन्होंने शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपनी स्वॉर्ड उठाई। इसी तरह से न जाने कितनी महिलाएं, आबिदा बानो बेगम जो कि फर्स्ट मुस्लिम, देखिए मैं एक मुसलमान औरत हूँ और मुझे पता है कि किसी भी मुसलमान औरत के लिए घर से बाहर निकलना और किसी तरह से पब्लिक को फेस करना एक कितनी बड़ी चुनौती है आजकल के समय में। तो सोचिए कि आबिदा बानो बेगम जो कि जिनको प्यार से लोग बी अम्मा भी कहते थे, इन्होंने उस जमाने में बुर्खा पहन करके कई सभाओं को संबोधित किया। तो मैं समझती हूँ कि इन सभी औरतों का जो योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में वो अविस्मरणीय है, उसको स्वर्णाक्षरों में लिखना चाहिए। और जगह जगह पर जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ पर बेगम हजरत महल की, जहाँ पर सुचेता कृपलानी की या सरोजनी नायडू की या इंदिरा गांधी जी की बात होती है, वहाँ पर इन सब महिलाओं के भी बलिदान को हमें देखना चाहिए और उसको पूरा श्रेय देना चाहिए। इसी तरह से अजीजा बाई जो कि एक कोर्टिसन थी, इन्होंने भी मेल के यानी कि मेन के वस्त्र धारण करके और कई लड़ाइयों को अंजाम दिया। तो इस तरह से देखिए मेरी श्रृंखला बहुत लंबी थी, मैं आपको बता दूं जल्दी कि बेगम हजरत महल, गुलाब कौर, इस तरह से कई महिलाएं थी, उमाबाई कुंदा, पर सबके बारे में मेरे पास थोड़ी से फैक्ट्स थे, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए और बात की नजाकत को समझते हुए और पहले से ही टॉपिक पे इतना सब कुछ बोला जा चुका है कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ज्यादा मशहूर शेर है जिसको मैं आप तक पहुंचाऊंगी और उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगी। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि हम सभी औरतों के दिल में, दिमाग में, आंखों में ये तूफान हमेशा बरकरार रहे। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर दुआ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, ऑनरेबल मेयर लखनऊ, हम लोगों से जुड़ चुकी हैं, जो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं और इन्हीं कुछ पहले से नियत कार्यक्रम था उनका, इस वजह से हम लोगों के मध्य थोड़ा सा विलंब से आई थी। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का हम सब लोग इस कार्यक्रम में आपकी अनुमति से ही कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय शीला जी को के सुपुर्द कर दिया था कि आदरणीय शीला जी इस कार्यक्रम को चलाएंगी जब तक ऑनरेबल मेयर लखनऊ की प्रथम महिला मेयर नहीं उपस्थित होती हैं कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको नमस्कार जी। और ये बहुत ही आपकी सूचना के लिए हम ये बता दें कि आपके पहले 3 वक्ता जो हैं इस पे अपनी राय शुमारी रख चुके हैं, डॉक्टर अनीता वाजपेयी, डॉक्टर दुआ नकवी जो आपके सामने बोल रही थी, और एक डॉक्टर अर्चना मिश्रा। आगे वक्ता की कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी को। तुलिका रानी बहुत ही
मशहूर शख्सियत हैं। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मिश्रा सर। नमस्कार। ठीक है, ठीक है। हेलो, आई आवाज? हाँ जी, आ गई सर, आ गई। तो क्या अभी तक नहीं आ रही थी? मैं तो यही समझ के बोल रहा था। नहीं, दोबारा इंट्रोडक्शन कर दीजिए मैडम का। अच्छा, हो गया। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। अब अगले वक्ता को बुलाएं मैडम, आपकी अनुमति लेकर के। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी भारतीय सेना में 10 वर्ष तक कार्यरत रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला हैं जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट दबंग पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। दुनिया के कई सारे देशों में पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग कर चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे विश्वनाथ सर दोबारा अनम्यूट करिए। हाँ जी, ठीक। नहीं अनम्यूट करो। हाँ जी, ठीक है। मैं तो यहाँ से कर देता हूँ, अपने आप कैसे म्यूट हो जा रहा हूँ उपदेश जी? सर ऐसा नहीं होगा, वो हाथ लग जाता होगा। कोई नहीं, आप स्टार्ट करिए। हेलो, हाँ, सब आवाज आ रही? हाँ जी, आप स्टार्ट करिए। तो आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का पुनः स्वागत कार्यक्रम में। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी मैडम। जी, नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा तुलिका रानी जी को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ग्लोबल वुमेन अवार्ड जो फिक्की ने दिया है आपको। हिंदुस्तान टाइम्स विमेन अवार्ड मिला है। स्त्री शक्ति अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं जो तुलिका जी को मिले हैं। दिल्ली रत्न, मेरठ रत्न से नवाजा गया है। वास्तव में आप उत्तर प्रदेश और लखनऊ की अनमोल रत्न है तुलिका जी। आपका बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हो सकती हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हो सकती हैं। आपको उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं, तुलिका रानी जी। नमस्कार, मेरी आवाज सही से सुनाई पड़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं अपने मंच पर जो भी आज लोग आसीन हैं, बहुत ही सीनियर लोग हैं, मेरे प्रबुद्ध गणमान्य गण हैं। लखनऊ की प्रथम महिला मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, नाम से पहले भी मिलने का अवसर मिला और दोबारा सौभाग्य मिला इस मंच के द्वारा मुझे कि मैं मैम से फिर से वर्चुअल ही सही पर फिर से रूबरू हो पाई। और मुझसे पहले जितने भी वक्ता बोल चुके हैं गणमान्य हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रबुद्ध नाम हैं। तो इस विषय पर बहुत कुछ पहले ही बोला जा चुका है और जैसा मैं समझती हूँ कि क्योंकि इतिहास के क्षेत्र से मेरे प्रीवियस वक्ता आए थे तो उन्होंने काफी कुछ इस पर पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं और बहुत विस्तार में इस विषय पर, जो कि बहुत प्रासंगिक विषय आज के आयोजकों ने चुना है, तो उन्होंने उस पे एक रूपरेखा प्रदान की और उसका वर्णन किया, जिससे कि हम सभी का बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आज के आयोजकों का, लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम, जिन्होंने इतना अच्छा एक विषय चुना है कि महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या रही। क्योंकि आज के इस पावन अवसर पर जब पूरे देशवासी, हमारे देश का बच्चा उन सब वीर वीरांगनाओं का अभिनंदन कर रहा है, नमन कर रहा है, जिनकी वजह से हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जिन भी लोगों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस इस फ्रीडम को अटेन करने के लिए दिया, आज हम उन सभी का अभिनंदन करें। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो फैमिली के फील्ड से रहे हो, सोसाइटी हो या फिर नेशन बिल्डिंग,
और इसके साथ साथ चाहे पूरी ह्यूमैनिटी के विषय में हम बात करें, वो एक सूत्रधार रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से एक धागे में आप मोती पिरोते जाते हैं, महिलाएं उसी धागे का कार्य निर्वहन करती हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल भी इंडिया की ऐसी ही रही, जिसमें विमेन का एक बहुत अहम रोल रहा। मैं कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ सहयोगियों के रूप में ही नहीं थी, बल्कि स्वयं में एक क्रूसेडर के रूप में भी थी, लीडर्स के रूप में भी थी। तो क्योंकि बहुत विस्तार में ऑलरेडी इस चीज पे बताया जा चुका है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे एक सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। तो विभिन्न क्षेत्र जिनमें महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, मैं उन्हें नोट डाउन करना चाहूंगी यहाँ पर। एक एक करके अगर चले तो शुरुआत से ही ले लें तो ये जो लॉ थी विद्रोह की अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशी शासन के खिलाफ, ये तो हमेशा से ही, चाहे वो पुरुष रहे हो चाहे स्त्रियां रही हो, सभी के अंदर धड़क ही रही थी। क्योंकि जिस तरह की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज ब्रिटिश यहाँ अप्लाई कर रहे थे, उसके खिलाफ ये भावना जागृत हो जाना बहुत स्वाभाविक था, और महिलाएं भी उसका कोई अपवाद नहीं थी। तो अगर हम बात करें 1780, as far back as 1780, there was a queen, Rani Velu Nachiyar of Tamil Nadu. There was a place, Shiva Ganga state. So she was a queen of that state in Tamil Nadu. और वो पहली ऐसी महिला थी, जो क्वीन थी, जिन्होंने कि ब्रिटिश एम्पायर को न केवल ललकारा बल्कि उनकी पूरी आर्मी को डिफीट किया, अपने किंगडम को फिर से उनसे छीना वापस, उस पर 10 साल तक राज्य किया, 1780 से लेकर 1790 तक। और उसके बाद उन्होंने वह अपनी बेटी को दे दिया उसके बाद राज्य करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम इस श्रृंखला को लेकर चलें तो एक के बाद एक कड़ी फ्रीडम फाइटर्स की, महिलाओं की इसमें जुड़ती चली गई। उसके बाद से अगर हम देखें चाहें तो 1857 एक ऐसा समय रहा जब पूरा सेंट्रल इंडिया, कुछ पार्ट्स नॉर्थ इंडिया के, कुछ सेंट्रल इंडिया के और ईस्टर्न इंडिया के भी पूरी तरह से धड़क गए विद्रोह की आग में, और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा महिला फ्रीडम फाइटर्स का। इसमें एक बहुत सशक्त नाम है मध्य प्रदेश में रानी ऑफ रामगढ़, अवंतीबाई जी का, जिन्होंने ये नारा दिया कि या तो आप अपने घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाइए, या फिर इस विद्रोह में हमारे साथ आकर इसे सशक्त बनाइए और अंग्रेजी शासन को यहाँ से हटाने की, यहाँ से उनकी जड़ें खोद देने की भरसक कोशिश कीजिए। तो इस रूप में महिलाओं ने न केवल एक वीरांगना की तरह बैटलफील्ड में जाकर लड़ाई की, बल्कि अपने साथ साथ जुड़ने के लिए एक एक बच्चे को, एक एक राजाओं को, अपने आसपास के जितने भी योद्धा थे उनके भीतर अपने प्रखर व्यक्तित्व से और प्रखर व्याख्यान से, अपने एक्शन से वो ज्वाला प्रज्वलित की, जिसकी आग में फिर पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर सेंट्रल इंडिया में धड़क उठा। रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं और उनके विषय में काफी व्याख्यान आज हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका नाम लेना यहाँ प्रासंगिक है। उनके साथ साथ और भी जो लोग थे, लेकिन सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, ये तो हम सब जानते हैं कि भारतीय महिलाएं युद्ध क्षेत्र में, युद्ध कला में कभी भी एंशिएंट इंडिया में किसी से पीछे नहीं थी। हमेशा से राजकुमारियों को या फिर जो नॉर्मल वुमेन थी उनको भी शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण दिया जाता था, घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये परंपरा हमारे यहाँ हमेशा से ही रही कि महिलाएं सिर्फ घर में काम नहीं करेंगी, बल्कि सेल्फ डिफेंस भी आनी चाहिए उनको, और उनको साथ के साथ लड़ाई करना भी आना चाहिए। तो ये सारी महिलाएं सिर्फ रातों रात वीरांगनाएं नहीं बनी, क्योंकि उनका पालन पोषण ही देश में इस तरह से किया गया था कि जब मौका आया, they can rise to the challenge. They had the capability to already rise to that challenge, and they did so very valiantly. और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि महिला और पुरुष सबने मिलकर इस लड़ाई में योगदान दिया और सेक्रीफाइस दिया। कल मेरी बात हो रही थी अपने एक पत्रकार बंधु से, जिन्होंने मुझे इस विषय पर श्री गोपाल सिंह नेपाली की कुछ लाइनें स्मरण कराई, और मैं यहाँ पे उन्हें शेयर करना चाहूंगी। किस तरह से एक भाई अपनी बहन को प्रेरणा दे रहा है, उसे कह रहा है कि चलो मिलकर इस संग्राम में अपना समर्पण करते हैं। तो लाइनें कुछ इस तरह हैं। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। तू
तू बन जा हैराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू भगिनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। तो इस तरह पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ एकजुट होकर इस संग्राम में अपनी तन मन धन की बलि देने को आतुर थे। महिलाएं और साथ साथ एक संगठित होने के रूप में भी सामने आ रही थी। सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही हीरोइज्म शो नहीं हो रहा था वहां, उन्हें ये भी आइडिया था कि ये संगठन करके ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि जो एनिमी हमारा था वो खुद में एक बहुत वास्ट एम्पायर के मालिक थे। और जब हम उन रिसोर्सेज से लड़ाई करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ सामना करने की क्षमता थोड़ी कम रहती है और संगठन की क्षमता हमेशा बहुत ज्यादा होती है। इस विषय को उन्होंने भांपा और इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने खुद अपने काफी सारे संगठन बनाए, जिसमें कि एनी बेसेंट जी का नाम तो है ही, जिन्होंने होम रूल मूवमेंट इंडिया में शुरू किया। साथ ही मार्गरेट कजिन्स, जिन्होंने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन बनाया और महिलाओं के वोटिंग राइट्स की बात की। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया महिलाओं के वोटिंग राइट्स के लिए, क्योंकि देखिए जब जागरण होता है तो जागरण फिर हर फ्रंट पर होता है, एजुकेशनल फ्रंट, सामाजिक फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट। और जब इन सारे ही क्षेत्रों में इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जागृत हो जाते हैं, जब उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है, तब वो उस मांग को करने लगते हैं। तो इस तरह से एसोसिएशन बने और इस विमेन वोटिंग राइट बिल के साथ साथ श्रीमती सरोजनी नायडू जी भी उस डेलीगेशन के साथ लंदन गई। राजकुमारी कौर, जिन्होंने ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस का नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके साथ साथ इन्होंने दो चीजों को कंबाइन किया, हिंदू रिवाइवलिज्म और पैट्रियटिज्म। तो ये हमें एक नया फिनोमेना देखने को मिला कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हो रही थी, उसका अधर तल जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो भी तैयार कर रहे थे। और इसके साथ साथ जब वो रिलीजन का रिवाइवल नॉट इन द सेंस ऑफ द ओल्ड एंशिएंट ट्रेडिशनल टीचिंग्स, बट the good core values of the religion were being revived। तो जो भी उसमें अच्छी चीजें थी जिससे हमें गर्व की अनुभूति हो सकती थी, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ सकता था, उन सब को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। जो हीन भावना अंग्रेजों ने हमारे भीतर घर करने की बार बार कोशिश की थी, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेस से रहे हों, चाहे वर्बल हमारे ऊपर स्लर करने की कोशिश से रहे हों, उस भावना को पहले खत्म करने की कोशिश की गई। इस कड़ी में कुछ महिला सोशल एक्टिविस्ट रहे, जैसे कि सावित्रीबाई फूले जी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर एजुकेशन के प्रसार का कार्य किया। जिस तरह से महिलाओं के स्कूल उन्होंने खोले, डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने ये चीज मानी कि महिलाओं को भी एजुकेशन का अधिकार है। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो स्वतंत्रता हर फ्रंट पर मिलनी चाहिए। जो ऑर्थोडॉक्स नोशंस हैं, पहले हम अपनी सोसाइटी को उन नोशंस से फ्री करें और उसके बाद जब हम खुद आंतरिक रूप से सशक्त हो जाए तो फिर इस विदेशी ताकत को भी यहाँ से उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे। इसी कड़ी में दूसरा नाम है सिस्टर निवेदिता का भी, जिनका वर्णन मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी किया। वो एक सोशल एक्टिविस्ट तो थी ही, उन्हें ये भी बहुत ज्ञान था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी के लिए किस तरह से खतरनाक है, किस तरह से डेरोगेटरी है, डेजेनरेटिंग है। वो एक बार स्वामी विवेकानंद जी के साथ में अल्मोड़ा और कश्मीर के दौरे पर गई और वहां पे कश्मीर के महाराजा स्वामी विवेकानंद जी को कुछ लैंड देना चाहते थे एक मठ बनाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस इवेंट के बाद सिस्टर निवेदिता ने खुद ऑब्जर्व भी किया अपने आसपास और ये पाया
कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का विरोध करना ही पड़ेगा। और इस काम के लिए उन्होंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लड़कियां भी पढ़ती थी, उसके जरिए ये भावना को जागृत करना शुरू कर दिया। देखिए, विद्रोह जब होता है, विद्रोह अंदर से, जब किसी के अंदर विद्रोह की भावना प्रबल होती है, तभी किसी इंसान में शक्ति होती है कि वो अपने से खतरनाक, अपने से ज्यादा मजबूत किसी दुश्मन के सामने भी टिककर खड़ा हो जाए। तो जरूरी है ये विचारों को जागृत करना, और ये विचारों को जागृत करने का काम ये जो हमारी फीमेल सोशल एक्टिविस्ट रही, उन्होंने भी किया। तो तरह तरह से फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान इसमें दिया। कुछ लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी आए, जैसे कि जिनका नाम लिया जा चुका है, कल्पना दत्त जी, प्रीतिलता वाडेकर। एक बहुत बहादुरी का काम मैं कहूंगी, क्योंकि मैं खुद फौज में रह चुकी हूँ, और एक बहुत रोमांच भी है इस काम में जब आप खुद बैटलफील्ड में आर्म्स लेकर जाते हैं, लेकिन रिस्क भी जिंदगी का बहुत ज्यादा है। तो उस समय बहुत यंग ये विमेन थी, और उनकी आप हिम्मत देखिए कि जिस तरह उन्होंने चित्तगोंग आमरी रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कल्पना दत्त के ऊपर केस भी चलाया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी गई उसके बाद, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि उनकी जान भी जा सकती है या पकड़ा जा सकता है। उसके बावजूद देश प्रेम की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की, और लीडर्स के रूप में भी महिलाएं उभर के सामने आई। जैसा हमने देखा कि एनी बेसेंट जी और सरोजनी नायडू जी प्रथम और द्वितीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को प्रिसाइड किया, उनकी प्रेसिडेंट रही। तो महिलाएं सिर्फ एक साइड किक या सहयोगियों के रूप में ही निर्भर नहीं रही, बल्कि खुद भी उभर के सामने आई, और खुद उन्होंने और मोबिलाइजेशन का काम किया। मैं बस जल्दी खत्म करना चाहूंगी अपना वक्तव्य। मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसमें एक नाम आता है बी अम्मा का, जो कि अली ब्रदर्स की मदर थी। शायद इनके बारे में हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने 6000 विमेन को मोबिलाइज किया पिकेटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा फ्रीडम स्ट्रगल का हुआ करता था। साथ ही एक आंध्र प्रदेश में दुर्गा बाई जी थी, जिन्होंने देवदासियों को इकट्ठा किया कि वो आए और महात्मा गांधी जी की बात सुने। तो ये तो सब चीजें रही कि किस तरह से महिलाओं ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए। लेकिन फ्रीडम एक बार जब मिल गई है तो उसको हमें रिटेन भी करना है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हम जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास के साथ साथ थोड़ा भविष्य की बात भी हमें करनी चाहिए, वर्तमान की बात भी करनी चाहिए। जिस तरह से पहले हमारी फ्रीडम फाइटर्स रही महिलाएं, आज भी वो बॉर्डर्स पर उतनी ही निर्भीकता से तैनात हैं। हमारे देश की प्रथम 3 महिला फाइटर पायलट्स अवनी, भावना और मोहना, उन्होंने वो ग्लास सीलिंग तोड़ी है और एक रिकॉर्ड बनाया है। और बाकी महिलाओं के लिए भी अब ये क्षेत्र बीइंग अ फाइटर पायलट उन्होंने खोल दिया है। मेरा सौभाग्य रहा कि जिस समय वो ट्रेनिंग कर रही थी, मैं खुद एकेडमी में एज एन इंस्ट्रक्टर पोस्टेड थी और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी भारतीय महिला अधिकारी किसी भी क्षेत्र में किसी भी से कम नहीं है, किसी भी इंसान से। तो इसी के साथ साथ बस मेरा अनुरोध यही रहेगा कि महिलाओं को वो सारे अपॉर्चुनिटीज आप दीजिए। ये हमारे समाज से, हमारी गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि वो अपने पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से कर सके और नेशन बिल्डिंग में अपना पूर्णतया सहयोग दे सके, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो फैमिलीज में हो, सोसाइटी में हो, सिविल सोसाइटी में हो, एजुकेशन के फील्ड्स में हो। आज हमारे समक्ष बहुत सारी सशक्त महिलाएं हैं और उन सब से अनुरोध है कि आगे भी अपने जैसे बहुत सारी इसी तरह की महिलाओं को आप तैयार करते रहिए। इसी के साथ मेरा आभार लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के लिए, मुझे यहाँ आज इस पावन पर्व पर आप सभी के बीच अपने विचार प्रस्तुत करने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पुनीत जी, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। आपको जितने रत्न मिले हैं तुलिका जी,
वास्तव में आप उन सब रत्न के लिए ही बनी थी और लखनऊ की आप अनमोल रत्न हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब आगे की कड़ी में आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि लखनऊ की प्रथम महिला मेयर और जो कि खुद महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम किया है और हर तरह के भूमिकाओं में आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी देखी गई हैं। जिस वक्त जिस भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ा है, पूरी लगन और मेहनत से उस समय उस भूमिका का निर्वहन आदरणीय संयुक्ता जी ने किया है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया जी हम लोगों से जुड़ गई हैं। हम सब लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आदरणीय शीला मिश्रा जी आज के इस कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ऑनरेबल शीला मिश्रा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के साथ साथ कई सारे सामाजिक कार्यों में, सामाजिक दायित्वों में से बंधी रहती हैं। आदरणीय शीला जी विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक एलाइड धारा है, जिसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमुख भी हैं और सशक्त नारी जो केंद्र है उससे भी आदरणीय शीला मिश्रा जी जुड़ी हैं। और कोई ही शायद ही कोई ऐसा सामाजिक सरोकार हो, कोई ही ऐसा सामाजिक क्षेत्र हो जिसमें शीला मिश्रा जी का नाम न जाना जाता हो। मेरी ख्याल से ऐसा नहीं है। आदरणीय शीला मिश्रा जी अपने सारगर्भित उद्बोधन से हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। उसके बाद हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मुख्य अतिथि का भाषण सुनेंगे। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का भाषण आदरणीय शीला मिश्रा जी के बाद होगा। आदरणीय शीला मिश्रा जी। नमस्कार। सर्व रूपमयी देवी सर्व देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सुंदर डिस्कशन में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लखनऊ महानगर की मेयर माननीय संयुक्ता भाटिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीएन मिश्रा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर उपदेश वर्मा जी, लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कुमार जी, सभी सम्मानित पैनलिस्ट तथा सभी सम्मानित विद्वज्जन जो इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे हैं। आज का दिन बहुत सुंदर अवसर है जो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है। ये बड़ा आवश्यक भी था, जैसा कि डॉक्टर बीएन मिश्रा जी ने शुरुआत में कहा भी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का योगदान मुख्य धारा में आ नहीं पाता और ऐसा लगता है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वही पूरा कार्य कर रहे हैं। परंतु यदि हम भारतीय संस्कृति की तरफ मुड़ें तो हम शुरू करते हैं जिसको देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जहां से सृष्टि का प्रारंभ है, उनका भी स्वरूप अर्ध नारीश्वर का है। और उसके बाद यदि हम इतिहास की बात करें और अपने बहुत सारे पुराणों की बात करें तो वहां पर भी वीरांगनाओं के रूप में भी हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं। महारानी कैकेयी ने युद्ध में जाकर के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की जान बचाई थी। अभी आपने उसके बाद जो देखा, बहुत सारे ऐसे नाम लिए गए जिन लोगों ने वीरता में एक मुकाम हासिल किया है, जो एक प्रेरणा का स्रोत है। इस सब पर चर्चा करने के पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अभी हम देख रहे थे कि चाणक्य का एक सीरियल बना था।
चाणक्य का सीरियल जब बनाया जा रहा था तो उनके डायरेक्टर महोदय, जिन्होंने उसमें स्वयं चाणक्य का रोल भी किया था, उन्होंने पहले अपने आप को एक्टर के रूप में नहीं रखा था। उन्होंने एक्टर के लिए, चाणक्य का भूमिका निभाने के लिए कुछ नाम अपने मन में रखे थे, परंतु उनका एक आग्रह था कि चाणक्य जैसा जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व का जो एक्टिंग करेगा और उसके बाद अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र में एक्टिंग करेगा जो उसकी व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं होगा। यानी उनकी एक कंडीशन थी कि जो चाणक्य की भूमिका करेगा वो आगे जाकर के कोई और रोल नहीं करेगा। स्वाभाविक है, ऐसा कोई एक्टर मिलना बहुत मुश्किल था और इसलिए अंत में आकर के उस एक्टिंग का रोल उन्हें स्वयं करना पड़ा, क्योंकि ये वादा वो ही अपने आप से कर सकते थे कि वो इसके बाद और कोई भूमिका नहीं निभाएंगे और वो डायरेक्टोरियल रोल में ही रहेंगे। लगभग वैसी ही कुछ स्थिति हमारे यहाँ महिला समाज की रही है। स्त्री समाज ने हमेशा पूरे समाज को शक्ति देने का कार्य किया है। पर्दे के पीछे रह करके एक डायरेक्टर की भूमिका में समाज का जो दर्शन है, जो समाज की आकांक्षा है, जो समाज का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पर्दे के पीछे रहना चुना था। उसके लिए मजबूरी नहीं थी। मजबूरी क्यों नहीं थी? अभी आपने पूर्व वक्ता से सुना, हमारे यहाँ जितनी वीरांगनाओं के नाम लिए गए, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे रानी चेन्नम्मा हो, चाहे वो वेलू नाचियार हो, कोई भी जो नाम लिए गए वो नाम किसी राज परिवार के नहीं थे। वो नाम आए थे पहले सामाजिक जो साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया और साधारण परिवार से जन्म लेकर के एक राज परिवार में उनको इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि वो उस योग्य थी। उनको घुड़सवारी करना, उनको शस्त्र चलाना, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनकी जो बौद्धिकता थी, उनका जो संपूर्ण विकास था, वो इस योग्य था कि उनको महारानी के पद पर सुशोभित किया जा सके। और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती, ये उस समाज में आ रहे पूरे दर्शन के अनुसार होती हैं, जहां पर स्त्री को शक्ति के रूप में शुरू से प्रतिष्ठित किया गया है, जिसको देखा ही गया है कि वह यदि शिव से अलग हो जाती है तो शिव भी मात्र शव बन जाता है। ऐसे पूरक के रूप में, स्त्री की शक्ति के रूप में जो संकल्पना थी, पूरे समाज का दर्शन वही था। और इसलिए भारत में वीरांगनाओं का होना आश्चर्य नहीं है, ये स्वाभाविक था। और हमेशा उन्होंने, जैसे चाणक्य सीरियल में डायरेक्टर ने एक्टिंग की रोल तब किया जब उनको लगा कि कोई दूसरा एक्टर नहीं मिल रहा है, इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई तब पर्दे के सामने आती हैं जब उनका राज्य असुरक्षित हो गया, उनके पास राजा नहीं रहे और उनके पास कोई उत्तराधिकारी उस उम्र का नहीं था जो उस राज्य की कमान को संभाल सके। और उसके बाद भी उन्होंने पूरी परिपक्वता से, पूरी रणनीति के साथ उस राज्य की रक्षा करने में अपने प्राण की आहुति दे दी। तो ऐसी वीरांगनाएं जिस समाज में होती हैं, वो समाज बड़ा सशक्त होता है। और आपने जितने भी नाम लिए, आपने उदा देवी का नाम लिया, बड़े साधारण परिवार की महिला थी, जिसको आज हम कई बार कहते हैं वंचित वर्ग, दलित वर्ग। अब दलित वर्ग में कहाँ से इतना आत्मविश्वास था, कहाँ से उनके पास इतनी सोच थी, कैसे उनके पास राष्ट्र प्रेम की इतनी समझ थी कि वो स्वयं अपने आप जाकर के सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह करें और अपने पति के वीरगति के पश्चात उन्होंने जो अंग्रेज थे उनको नाको चने चबवा दिए और 32 लोगों को उन्होंने पेड़ पर चढ़ के सबको मार गिराया। तो ये एक दिन में नहीं था। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में कभी समाज का वर्ग भेद था ही नहीं। जो एक वर्ग को जो शिक्षा मिलती थी, जो संस्कार मिलते थे, जो व्यवस्थाएं मिलती थी, समाज के हर वर्ग में, इवन जो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो,
चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबके पास वो व्यवस्था थी, वो सुविधा थी कि वो अपने आप का पूरा व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसी के साथ अभी एक जब ये आपका कार्यक्रम था तो हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की गूगल में कि देखे कौन कौन सी महिलाएं थी जिनका इस तरफ योगदान था। उसमें एक बड़ा सुंदर इंटरव्यू देखा मैंने डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का। डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी भी उन्होंने जिस समय के वातावरण की बात बताई है कि हमारे घर में बचपन से हमें घुड़सवारी भी सिखाई गई, हमें सारे शस्त्र बंदूक चलाने की भी अनुमति थी, हम लोग सारे वो कार्य करते थे जो कोई भी इसी की वजह से वो उस समय डॉक्टर भी बन सकी। और डॉक्टर बनने के बाद जिस समय ब्रिटिश शासन ने कहा, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, ब्रिटिश शासन ने ये चाहा कि जो महिला डॉक्टर हैं वो भी हमारे शासन में शामिल हो जाएं, परंतु उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि हम ब्रिटिश सरकार की तरफ से उनके उसमें सेवा करें, तो वो सिंगापुर चली गई। और उसके पश्चात जब हमारे यहाँ सुभाष चंद्र जी बोस ने आह्वान किया, नेताजी ने, कि हमें अब महिलाओं की टुकड़ी बनानी है, झांसी की रानी रेजिमेंट नाम से जब उन्होंने महिलाओं की टुकड़ी बनाई तो उन्होंने पहली जो महिला कमांडर जिसके नेतृत्व में वो दिया कार्यभार, वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जब इंटरव्यू आता है तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि भले ही हमें आज राजनीतिक आजादी मिल चुकी है, हम बहुत सारी अपनी वीरांगनाओं का गुणगान कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये सामाजिक, वैचारिक और बौद्धिक आजादी मिलना अभी बाकी है। हमारे बच्चों का जिस तरह से पालन पोषण हो रहा है, वो लगता है जिस तरीके का उनको वातावरण दिया जा रहा है, वो लगता है कि आज भी हम उसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। आज भी हम उसी पश्चिमी सभ्यता को आधुनिक सभ्यता के नाम से अंगीकार करके अपने बच्चों को आत्मगौरव का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। तो आज महिलाओं का योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम के समय था वो आपने विस्तार से सुना पूर्व वक्ताओं के माध्यम से, परंतु आज की तारीख में जो उन्हें मानसिक और सांस्कृतिक आजादी देने की बात है, जो महात्मा गांधी का भी सपना था कि अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, इस आजादी को हम परिपक्व आजादी नहीं कह सकते, सामाजिक आजादी अभी बाकी है। अभी आपने देखा यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय में हमारे मूल्यों का अवमूल्यन इतना हो गया कि 100% हिंसाएं महिलाओं के खिलाफ बढ़ गई। अब ऐसे आजाद भारत में हम केवल पुरानी बातों को, गौरव को लेकर के चुपचाप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सोचना है कि जैसे हमारी राजनीतिक आजादी का मुख्य धारा से नेतृत्व पुरुषों के हाथ से हुआ था और महिलाओं ने उसमें खुल करके सपोर्ट किया था और सामने भी आई थी, उसी प्रकार से इस मानसिक आजादी, इस सांस्कृतिक आजादी, इस अवमूल्यन से आजादी की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो अब हमारी इन सभी महिलाओं को लीड करना होगा, जो आज के इस पैनल में है, जो आज हमें सुन रहे हैं, और पुरुषों को इसमें सहयोग करना होगा। तो यदि हम कहें कि महिलाओं का योगदान क्या है, तो महिलाओं का योगदान पूरा उतना है जितना पुरुषों का योगदान है, और जो खुलकर सामने आई है वो एक्स्ट्रा योगदान है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि स्त्री जब घर में सर्विस करती है तो पति की पूरी इनकम में तो उसका हिस्सा पूरा 50% कम से कम तो है ही, और जो वो खुद कमाती है वो उसका एक्स्ट्रा है। तो यदि आप प्रतिशत में निकालना चाहें तो सांख्यिकी की विद्यार्थी होने के नाते मैं कहूंगी कि महिलाओं का कम से कम 50% जो पुरुषों ने किया, उनके पीछे महिलाएं थी ही, माता, पत्नी और अन्य रूप में, वो उनका 50% है। और उससे ऊपर उठ करके जो नाम गिनाए गए, जो दोआ जी ने भी कहा कि कम से कम 70 से 100 महिलाएं, या अभी तुलिका जी ने भी नाम गिनाए, अनीता जी ने बहुत लंबी लिस्ट गिनाई, तो 20-25% मान लीजिए उसको, तो वो 25% और, यानी कम से कम 75% योगदान तो महिलाओं के हिस्से में आना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, लखनऊ इंटेलेक्चुअल फोरम का भी आभार, जिन्होंने इस बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आप सबके साथ विचार साझा करने का अवसर दिया। नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी आजादी मिलनी बाकी है। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी जैसी लखनऊ की प्रथम महिला हैं, तो जो आजादी बाकी है धीरे धीरे वो भी मिल जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब वो समय नहीं रह गया कि आपके कामों को अनछुआ कर दिया जाए या अनगिना कर दिया जाए। अब गिनती में वो आएगा ही आएगा। आप स्टैटिस्टिक्स की प्रोफेसर हैं, आप बिल्कुल जान रहे हैं कि जब तक जीडीपी में डोमेस्टिक वर्क जो हो रहा है उसका मॉनेटरी गेन नहीं मिलेगा उसका, तब तक बहुत सारा चीजें पटरी पे नहीं आएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी समस्या जितने लंबे समय से थी उसका आधा समय तो निराकरण में लगी जाता है। अगर आधा समय में भी निराकरण हो जा रहा है और मौजूदा सरकारें जो हैं वो खास करके जेंडर इश्यूज पे तो बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी उस कार्यक्रम की प्रदेश संयोजक रही हैं मेयर होने के पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो बहुत सारा काम उन्होंने जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए किया भी है। और ये लखनऊ का हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम महिला और एक महिला हम लोगों के मेयर हैं और लखनऊ की प्रथम महिला हैं। तो ये देख करके भी बहुत सारी महिलाओं में एक उत्सुकता तो जागती होगी कि हम भी आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी बन सकते हैं, हम भी प्रोफेसर शीला मिश्रा बन सकते हैं। क्योंकि जहां से प्रोफेसर शीला मिश्रा जी आकर के लखनऊ में एक अपना मुकाम हासिल किए हैं वो आसान चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से, अपने हुनर से, अपने योग्यता और क्षमता से वो मुकाम हासिल किया है। तो ऐसे आने वाली उन महिलाओं के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा जहां पे वो अपने हुनर को स्थापित कर सकती हैं, अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम संयुक्ता भाटिया जी हम लोगों से थोड़ा सा विलंब से जुड़ी हैं, लेकिन वो सारी चीजें इतनी देर में समझ गई हैं क्योंकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है। मैं तो उनके साथ बहुत दिन तक चुनाव प्रचार में चला हूं और इतनी ऊर्जावान हैं कि हम लोग पुरुष वर्ग जो है वो पीछे रह जाता था और आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी जो है वो उस गंतव्य तक पहुंच जाती थी जहां तक उनको जाना रहता था। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जो है शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे कि पहुंचे, लेकिन मैडम जो है वो बिल्कुल कटकट और सब लोगों से आगे जाकर के वहां उपस्थित रहती थी। ये जज्बा है और ईश्वर ने उनको इतनी ऊर्जा प्रदान की है। हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि ऐसी ओजस्वी, ऐसी ऊर्जावान महिला मेयर जो है लखनऊ को मिली है, जिसका परिणाम दिख भी रहा है और आगे आने वाले समय में और दिखेगा। जेंडर इनइक्वालिटी के संदर्भ में भी बहुत सारे काम मैडम करती रही हैं। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी को हम आमंत्रित करते हैं कि अपने फाइनल उद्बोधन के लिए आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत रही हैं और बहुत सारी महिलाओं के आदर्श हैं। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी। नमस्कार सबको। आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान इस विषय पर जो वेबिनार जहाँ पर की जा रही है, इसके लिए डॉक्टर बीएन मिश्रा जी और डॉक्टर पुनीत कुमार जी जो इसका कोऑर्डिनेटर हैं, और बीएन मिश्रा जी अभी आपके सम्मुख बोल रहे थे, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस वेबिनार में जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, ये महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों से मैं शुरू से जुड़ी रही हूँ और महिलाओं के नाते से महिला इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और ऐसे अच्छे वक्ता जिनको मैं अभी सुन रही थी, ऐसे वक्ताओं को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर शीला मिश्रा जी हैं, जिनका उद्बोधन अभी अभी समाप्त हुआ है और ये बराबर मुझे इनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका जज्बा भी
बिल्कुल देखने लायक है। मैं चुनाव के समय भी आपके साथ रही, और अभी और लोगों ने, मेरे जो मुख्य वक्ता हैं तुलिका जी, जो कई रत्नों से सम्मानित हैं और बिल्कुल रत्न के माफिक ही हैं, मुझे वो दिखाई देती हैं। अभी मुझे एक बार मुझे शायद पहले भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, आज दोबारा उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर रचना मिश्रा जी, जिनका उद्बोधन मेरे से पहले हो चुका था, मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे ऐसे प्रभावी लोगों ने बहुत अच्छा, विषय भी बहुत अच्छा था और इस पर बहुत अच्छा उनका विचार रहे होंगे, जिसे मैं शायद कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण नहीं सुन पाई। अनीता वाजपेयी जी को नहीं सुन पाई, और डॉक्टर दुआ नकवी जी जब बोल रही थी तो उनके अंतिम पड़ाव पर जब वो थी तो मैंने उनका कुछ वक्तव्य सुना। जो 4 लाइनें सुनी वही बहुत मेरे लिए बहुत थी। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने, और विशेषकर बीएन मिश्रा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक आजादी की लड़ाई का, एक आज स्वतंत्रता दिवस है, और सबसे पहले तो मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग उन लोगों के नाते से, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हम सब लोगों को ये दिन दिखाया है कि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज को रोहण कर सके। इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान करके हम सब लोगों को इस लायक बनाया, इस स्थिति में पहुंचाया कि हम उसका ध्वजारोहण कर सके। तो आज के दिन मैं उन सबको नमन करते हुए और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। और जो अभी मैंने सब आजादी की लड़ाई के लिए महिलाओं का योगदान विषय पर जो बातें सुनी, इसमें बहुत सारी महिलाओं के योगदान की सूची, बहुत लंबी सूची सामने आई है, और उन सूची में कुछ अभी नाम और भी, बहुत सारे नाम अभी भी और भी हैं, और बहुत सारे नाम आ भी चुके हैं। मुझे ये समझ में आता है कि महिलाओं का हमेशा से, क्योंकि भारत की महिलाएं हमेशा विदुषी रही हैं, चाहे इतिहास उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान उसमें भी रहा है, विदुषिता में। और स्वतंत्रता के लड़ाई में तो उनका विशेष योगदान, इतनी सारी महिलाओं के जो नाम आए उनको दोबारा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आप सब वक्ता उनका नाम ले चुके हैं। तो ऐसे लड़ाई में जो हमारी बहनें जो ने अपना सर्वोच्च निछावर भी किया और बहुत सारी लोगों ने हमें दिशा निर्देश दिया, उन सब के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। कहा जाता है कि चाहे महिला, हमारे भारत की महिला एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा रही है, और लेकिन महिला होने के नाते से जिस समय मुगलों का शासनकाल था, उस समय उनको महिलाओं का एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उनको पर्दे में रहना पड़ा। लेकिन वो पर्दे के पीछे रहते हुए भी, चाहे वह पत्नी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में उसने पुरुषों को योगदान दिया, और पीछे पर्दे के पीछे रहकर वो बहुत सारा कार्य करती रही। और अभी बहुत सारी जो वक्ता थे उनमें बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने फ्रंट पर आकर भी बहुत सारे काम किए। ऐसी महिलाओं को जो हमें उनको याद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ रहा है, चाहे वो किसी रूप में रहा हो, चाहे माँ के रूप में रहा हो, पत्नी के रूप में रहा हो, बहन के रूप में रहा हो, मित्र के रूप में रहा हो, या फिर गुरु के रूप में रहा हो। उन सबका बहुत बहुत योगदान रहा है। ऐसी और कभी भी अभी यहाँ अगर बात की जाती है लखनऊ की, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी हमने जो ध्वजारोहण किया, हम प्रत्येक वर्ष करते हैं हम सब, लेकिन हमें ये ध्वजारोहण का अवसर प्राप्त जो कराया हमारे मुझे याद आती है, अमीनाबाद में एक हमारा झंडे वाला पार्क है। झंडे वाले पार्क में जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लोगों ने, हमारे जज्बा ऐसा था कि महिलाओं और पुरुष सभी लोग उसमें लगे हुए थे, और उस झंडे को रोहण करने के लिए हमारी आजादी से पहले 5 बार प्रयास किया गया था कि हम ध्वजारोहण कर सकें। लेकिन हम उस समय क्योंकि ब्रिटिश शासन था उसमें सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली और हम उस कार्य में सफल हुए। और आज हम
ध्वजारोहण कर रहे हैं। इन सब चीजों, इस लड़ाई में पीछे हमेशा जब भी हम देखते हैं तो हमें विशेष रूप से इन सब पुरुषों के पीछे महिलाओं का हाथ दिखाई देता है। और कुछ महिलाएं जो फ्रंट पर आई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम उसमें है। और कहा एक प्रथम महिला के रूप में हमारे यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री रही सुचित्रा कृपलानी जी भी रही, प्रथम महिला के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू रही, मुख्यमंत्री के रूप में सुचित्रा कृपलानी जी रही। और बेगम हजरत महल के बारे में अभी मेरे ख्याल से नहीं कहा गया है। इन्होंने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था और लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए इनका विशेष योगदान रहा था। और एक जज्बा ऐसा था उस समय कि अगर ये तलवारबाजी में निपुण न होने के बाद भी इन्होंने अपने पति को, जब इनके पति ब्रिटिश उसमें चले गए थे, तो उन्होंने उस किले को तोड़ने का प्रयास किया था। तो ऐसी महिलाएं जहां पर उपस्थित हों, इस तरह की उपस्थित हों, तो भारत में ऐसी महिलाओं का ऐसी महिलाएं हैं जो भारत का नाम हमेशा जिन्होंने रोशन किया है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो जीजाबाई का, महिलाओं का नाम जहां आता है वहां जीजाबाई का नाम मेरे ध्यान में आता है कि जीजाबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके पति वो पूजा कर, एक छोटी सी कहानी उनके उसमें वक्तव्य में आती है कि वो उनको पूजा करने का पूजा बहुत करती थी। और उनके पिताजी, क्योंकि ब्रिटिश शासन था और उनके पिताजी उस शासन में, उनके ब्रिटिश शासन के अंतर उनके उसमें थे, तो जब वो पूजा करने जाती थी तो रास्ते में एक पूजा और मंदिर और उनके बीच में एक अस्तबल आता था और उस अस्तबल में घोड़े बंधे रहते थे। जब वो पूजा करने के लिए जाती थी तो वो घोड़े जो गंदगी करते थे, वहां लीद पड़ी रहती थी, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप इस रास्ते को साफ करा दीजिए ताकि मुझे पूजा करने में आसानी रहे, क्योंकि वह ब्रिटिश लोगों का अस्तबल था। और उनके पिताजी ने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, उन्होंने असमर्थता जताई। और यही बात जब उनकी शादी के बाद उन्होंने अपने पति से कही कि मुझे, तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जता दी। तो उन्होंने उस समय ही एक निर्णय लिया कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगी जिसमें वो सारे गुण भर दूंगी, जिससे वो मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा। और उन्होंने एक शिवाजी को जन्म दिया और शिवाजी के उसमें उन्होंने कहानियां सुनाकर उनमें ऐसा जज्बा अवतरित कर दिया कि उन्होंने हमारे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने में वो सक्षम हुए। तो ऐसी महिलाएं जो फ्रंट में आकर तो कुछ कर रही थी, लेकिन ऐसी भी महिलाएं थी जो बैकडोर से भी, पीछे से भी सारा काम कर रही थी, जिसमें जीजाबाई का नाम प्रमुख रूप से आता है कि उन्होंने अपने पुत्र में ऐसी भावनाएं भर दी, ऐसा उनको बना दिया। तो इसमें आज भी अगर देखा जाए तो महिला ही वो शक्ति है। जब कभी कहा जाता है कि अभी महिलाओं को आगे बढ़ने की अभी और आवश्यकता है, बहुत महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी और आवश्यकता है, तो मुझे उसमें कभी कभी ध्यान में आता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए भी महिलाएं ही महिलाओं को आगे लाने का प्रयत्न करेंगी, तभी कुछ हो पाएगा। महिला ही वो शक्ति है जो महिला को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। और सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी जो योजनाएं दी, बहुत सारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ी उनकी योजना थी, जिसमें बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। कहा जाता है कि जब तक अवसर नहीं मिलता है महिलाओं को अगर महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको एक अवसर की आवश्यकता होती है, और ये अवसर अगर नहीं प्राप्त होता है तो कभी कभी वो पीछे भी रह जाती है। जैसा कि लखनऊ में 100 वर्ष बीतने के बाद 100 वर्ष बीत गए और अभी तक कोई महिला मेयर नहीं बन पाई, क्योंकि उनको अवसर ही नहीं दिया गया। और जब इस महिला आरक्षण ना होता तो शायद मुझे भी ये अवसर प्राप्त नहीं होता। तो महिलाओं को एक अवसर की आवश्यकता होती है। उनमें सारे वो गुण होते हैं कि वो उस गुण को उस समय आने पर वो सारे गुण उसके एकत्रित हो जाते हैं और वो सारे कार्य कर सकती है। एक आवश्यकता होती है केवल अवसर की। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी है, एक अवसर प्रदान किया है महिलाओं के लिए। अभी इतना बड़ा मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक वाला मुद्दा उन्होंने सुलझाया है और एक अवसर उन मुस्लिम महिलाओं को एक अवसर प्रदान कराया है।
तो ऐसे अवसर हमें ऐसी सरकार इस समय हमें अवसर प्रदान कर रही है, उसका हम महिलाओं को सबको लाभ उठाना चाहिए और उसके नाते से अवसर प्राप्त होने के साथ साथ हम अपने उस महिलाओं का जो जज्बा है, उस जज्बे को हम कारगर सिद्ध कर सकते हैं और अपने गंतव्य में आगे बढ़ने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। और बहुत सारी, जैसे अभी बहुत सारी बातें आई कि अभी हमें बहुत कुछ और करना है, हमें बहुत कुछ, हमने महिलाओं को अवसर मिला है, कर रही हैं। और इस समय राजनीति में भी महिलाएं आ रही है। एक समय था कि राजनीति में महिलाएं नहीं आ पाती थी, लेकिन अब महिला एक अवसर मिल रहा है तो राजनीति में भी आ रही हैं। लेकिन उनको अवसर की आवश्यकता होती है, तो अवसर इस समय बहुत अच्छा अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ